सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 15 कर्मयोगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने छोटी सोच या छोटा लक्ष्य अपराध के समान है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचे और आगे बढ़े। ये शब्द हैं देश के महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, जिनका अनुशासित व कर्मठ जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में, उनके विचारों के विषय में तथा उनके अनुशासित जीवन के विषय में बताया है। उन्होंने बताया है कि अपनी लगन, परिश्रम और सकारात्मक सोच से सभी बाधाओं और कठिनाइयों को पार करते हुए लोकप्रियता और सफलता के चरम शिखर तक पहुंचने वाले इस सरल एवं विलक्षण व्यक्ति के बारे में उन्होंने इस पाठ में विस्तृत रूप से बताया है कि वो कितने सरल स्वभाव के, कितने कर्मनिष्ठ, परिश्रम करने वाले, हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 15 कर्मयोगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी, भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक कर्मयोगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। बच्चों, विलक्षण व्यक्तित्व का अर्थ होता है साधारण व्यक्तियों से अलग हटके, यानी जिनके व्यक्तित्व में असाधारण बात हो। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें विकसित करने के कारण उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अपनी सादगी, अनुशासन, काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के कारण उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि आज देश की युवा पीढ़ी उन्हें अपना जीवन आदर्श और प्रेरणा का स्रोत मानती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास राज्य अर्थात तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, किंतु वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी माँ अशियम्मा ईश्वर में गहरी श्रद्धा रखती थी। उन्होंने अपने पिता से अनुशासन, उदारता और ईमानदारी जैसे गुण सीखे थे। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्हें सबका खूब प्रेम मिला था। कलाम साहब लिखते हैं, मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चितता और सादेपन में बीता, भौतिक और भावात्मक दोनों ही तरीके से। उनके बहनोई जलालुद्दीन और चाचा शमशुद्दीन का भी उनके बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। जलालुद्दीन उन्हें शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोज, समकालिक साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। उन्होंने अब्दुल कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। शमशुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई, जिनके कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो उनके जीवन आदर्शों से बहुत अधिक प्रेरणा को प्राप्त करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे के एक
मध्यम वर्गीय परिवार अर्थात मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन जो थे वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं थे, परंतु वो बहुत ही अनुशासित जीवन के व्यक्ति थे, बहुत ही उदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये सारे गुण उन्होंने अपने पिता से सीखा। उनकी माता अशियम्मा जो थी वो ईश्वर में बहुत अधिक श्रद्धा रखती थी। अब्दुल कलाम के 5 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे अधिक छोटे थे, जिस कारण उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिला। बच्चों, उनके जीवन में उनके बहनोई जलालुद्दीन और उनके चाचा शमशुद्दीन का भी बहुत अधिक प्रभाव था। जलालुद्दीन जो कि उनके बहनोई थे, वो उनको नई शिक्षाओं के बारे में, नई वैज्ञानिक रिसर्च जो खोजें होती हैं उसके विषय में बताते थे, और चाचा शमशुद्दीन जो थे वो अखबारों के एकमात्र विक्रेता थे। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। अखबार वितरण में उनकी सहायता करनी ही अब्दुल कलाम को उनकी पहली तनख्वाह मिली थी। इस पर उन्हें हमेशा गर्व था। ईर्ष्या द्वेष उन्हें छू ना गया था। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल से हुई। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेट की पढ़ाई शबाट्स हाई स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने त्रिचुरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने आगे का वर्णन करते हुए बताया है कि उनके चाचा जो थे वो रामेश्वरम के अखबारों के एकमात्र वितरक थे, और अब्दुल कलाम जो थे उनके साथ अखबार वितरण में सहायता करते थे, जिसके कारण उनको पहली तनख्वाह मिली थी, परंतु उनमें इसका कोई भी घमंड नहीं था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी। उसके बाद उन्होंने मैट्रिकुलेट की पढ़ाई जो है शबाट्स हाई स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने त्रिचुरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में पीजी का डिग्री प्राप्त की और मद्रास के प्रायोगिक संस्थान में प्रवेश लिया, यानी प्रायोगिक संस्थान में वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। सन 1960 में इंजीनियरिंग करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास से सभी प्रभावित थे, पर RDO में उन्हें काम में संतुष्टि नहीं मिली थी। अब्दुल कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस कमेटी में डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया गया। उन्हें वहां प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वो रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिए गए। इसके बाद डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परियोजन प्रबंधक बनाया गया। उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो में हो गया था। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया था। इसरो में शामिल होना डॉक्टर कलाम के कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें लगा जैसे वे वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। इस सफलता के लिए उन्होंने सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1963-64 ईस्वी के दौरान उन्हें अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। सन 1974 में पोखरण में परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना की देखरेख में जब भारत ने पहला परीक्षण किया तो डॉक्टर कलाम को भी वहां बुलाया गया था। बच्चों, अब इस भाग में बताया है लेखक ने कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1960 में इंजीनियरिंग करने के बाद अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। वहां पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। फिर उसके बाद उन्हें नेहरू जी द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में एक सदस्य के रूप में बुलाया गया।
वहाँ पे उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की परियोजना में प्रबंधक बनाया गया और फिर उनको इसरो में उनका ट्रांसफ़र हुआ, जो उनको बहुत ही उनका मनपसंद काम था। वो इस कार्य में बहुत आगे बढ़ते गए। फिर 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसी दौरान 1963 और 64 में वो अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा करने के लिए गए। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाने लगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव रहे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया। इसमें डॉक्टर कलाम का अमूल्य योगदान रहा। डॉक्टर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। डॉक्टर कलाम देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक बन गए। सन 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सा सोमाराजू के साथ मिलकर एक कम कीमत के कॉर्नेटरी स्टेट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेट का नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर सरकार ने सन 2002 में उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। वैसे तो कलाम साहब राजनीतिक क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन उनकी सोच राष्ट्रवादी और भारत के कल्याण की थी, इसलिए उन्हें राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडिया 2020 में भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने का विचार रखा। वे चाहते थे कि भारत परमाणु हथियारों के मामले में एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। वे भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलांग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जुड़े थे। इसके अतिरिक्त वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियर के भी प्रोफेसर रहे। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने आगे का वर्णन करते हुए बताया है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में कलाम जी का चयन जो है 25 जुलाई 2002 को हुआ। उन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत के सर्वोच्च सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत से परमाणु हथियारों के बारे में भी आगे चर्चा की और उन्होंने द इंडिया 2020 नामक अपनी पुस्तक में भारत को एक शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र बनाने की ओर विचार प्रस्तुत किया। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तिगत जीवन बेहद अनुशासित था। वे शाकाहारी थे तथा कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। संगीत में उन्हें बेहद लगाव था। कलाम साहब ने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी, जिनका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। उन्होंने कई प्रेरणाप्रद पुस्तकें की भी रचना की। भारत 2020 नई शताब्दी के लिए एक दृष्टि, एग्नोटिक माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, विंग्स
ऑफ फायर, माई जर्नी आदि। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है जिन्हें उन्होंने भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने की शैली में लिखा है। डॉक्टर कलाम को विश्व भर में के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने डायरेक्टर के मानद उपाधि से विभूषित किया। सन 1997 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें एस्ट्रोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। वे अपनी व्याख्याओं से युवाओं पर ऐसी छाप छोड़ते थे कि वे उनके लिए एक देदीप्तिमय प्रकाश स्तंभ बन गए थे। वे छात्रों की जिज्ञासाओं को तत्काल शांत करने के लिए तत्पर रहते थे। युवाओं के लिए कलाम साहब का विशेष संदेश था, अलग ढंग से सोचने का साहस करो, आविष्कार का साहस करो, अज्ञात पथ पर चलने का साहस करो, असंभव को खोजने का साहस करो, समस्याओं को जीतो और सफल बनो। कलाम साहब की एक अभिलाषा थी कि उन्हें सदा एक अध्यापक के रूप में याद किया जाए। विधाता ने उनकी ये इच्छा पूरी की। ये अद्भुत संयोग था कि 25 जुलाई 2015 को कलाम साहब ने IIM शिलोंग के छात्रों के समक्ष अपना व्याख्यान देते हुए इस संसार को अलविदा कह दिया। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा हमें स्मरण दिलाता रहेगा कि उनके आदर्शों पर चलकर देश को चरम उत्कर्ष तक ले जाना हमारा दायित्व है। ऐसे युग पुरुष, महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, कर्मयोगी और खुशहाल शक्तिशाली भारत के स्वप्न दृष्टा के व्यक्तित्व से देश की आने वाली पीढ़ियां सदैव प्रेरणा लेती रहेंगी। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि उन्होंने बहुत सी रचनाएं की, उन्होंने तमिल में बहुत सी कविताएं भी लिखी। उसके बाद उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी जिसमें विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा यानी बायोग्राफी थी, जिसमें उन्होंने ऐसी शैली का प्रयोग किया है ताकि भारत की युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। 25 जुलाई 1915 को कलाम जी का देहांत हो गया। बच्चों, वो इतने अच्छे प्रेरणादायक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, वो दूसरों के लिए हमेशा उनको प्रेरित करने वाले व्यक्ति रहे और आज भी हम उनको बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। धन्यवाद।